वेलकम बैक क्लास 9। अब जो टॉपिक मैं आपके लिए इस वीडियो में कवर करूंगी डैट वुड बी सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सब्लिमेशन। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स जो को सेपरेट करने के लिए दो टेक्निक्स बता दी थी। एक थी आपकी इवेपोरेशन एंड द सेकेंड वन वाज यूजिंग सेपरेटिंग फ़नल। और उसके प्रिंसिपल मैंने बता दिए थे कि इवेपोरेशन हम तभी यूज़ करेंगे कि जब दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट वॉलेटाइल हो, एक नॉन वॉलेटाइल हो। मतलब अगर आप उसको गर्म करें तो वो वेपर बन के भाप बन के उड़ जाए और दूसरा जो है भाप बन के ना उड़े। इवेपोरेशन का प्रिंसिपल ये था। और जो सेपरेटिंग फ़नल था उसका प्रिंसिपल क्या था? उसका प्रिंसिपल ये था कि पहली बात तो है कि जो लिक्विड्स आप सेपरेट कर रहे हैं वो इमिसिबल होने चाहिए, दे शुड नॉट गेट मिक्सड इनटू ईच अदर। एंड सेकंड थिंग वाज कि उनकी डेंसिटीज़ में फ़र्क होना चाहिए, यानी जो एक लिक्विड है वो फ्लोट करना चाहिए और जो दूसरा लिक्विड है वो सिंक करना चाहिए, ताकि जब आप स्टॉपर खोलें सेपरेटिंग फ़नल का तो जो नीचे वो डेंसर लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसे आप बीकर में कलेक्ट कर लें, और जो लाइटर लेस डेंस लिक्विड है जैसे कि ऑयल या केरोसिन वो सेपरेटिंग फ़नल में ही कलेक्ट हो जाए और उसको फिर आप डिकैंट करके किसी बीकर में निकाल सकें। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सब्लिमेशन। आज दो पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सब्लिमेशन। नाउ एक्चुअली व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि आप जब ज़ोर से किसी लिक्विड को जिसमें ऑलरेडी सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो जब आप उस लिक्विड को ज़ोर से स्पन करते हैं, स्पन मतलब बहुत हाई स्पीड पे जब वो गोल 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 घूमता रहेगा, तो होगा क्या? क्योंकि डेंसिटीज़ फ़र्क होंगी, जो सॉलिड पार्टिकल है वो ज़्यादा डेंस होगा और जो लिक्विड पार्टिकल है वो आपका क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में जो है वो कम होगी। तो इसका प्रिंसिपल ये है सेंट्रीफ्यूगेशन का कि जब आप दो कंपोनेंट्स अलग करने की कोशिश करते हैं जिनकी डेंसिटीज़ फ़र्क हैं, जिनकी डेंसिटीज़ अलग अलग हैं, और वो दूसरी चीज़ ये है कि वो स्पन करने पर, मतलब उनको बहुत तेज़ से घुमाने पर जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाना चाहिए और जो लाइटर पार्टिकल है वो फ्लोट करना चाहिए। फाइन। तो अगर ऐसे कंपोनेंट्स हैं, मतलब कैसे कंपोनेंट्स? पहली चीज़ तो उनकी डेंसिटी में फ़र्क होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि डेंसिटी में फ़र्क तो उसमें भी था सेपरेटिंग फ़नल में, लेकिन उसमें दोनों लिक्विड्स थे, इमिसिबल लिक्विड्स थे, उनकी डेंसिटीज़ फ़र्क थी बट बोथ वर लिक्विड्स। लेकिन अगर आप सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स एक सॉलिड में से लिक्विड को या लिक्विड में से सॉलिड को अलग करना चाहते हैं जिसमें कि दोनों की डेंसिटीज़ फ़र्क कर रही हैं, प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन का? कि आप पहले तो यू आर सेपरेटिंग what टाइप ऑफ components? सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। ठीक है, सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। And second thing is that they are varying in their densities, they should vary in their densities। मतलब एक जो है वो फ्लोट करना चाहिए और दूसरा जो पार्टिकल है वो इट शुड सेटल डाउन एट द बॉटम। कब? जब आप उसको ज़ोर ज़ोर से उस लिक्विड को जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व है उसको बहुत तेज़ स्पन करेंगे। स्पन करना मतलब कि उसको बहुत हाई स्पीड में रोटेट करना। ठीक है, ईदर बाय हैंड, ईदर मैनुअली और बाय यूजिंग अ मशीन। या तो मशीन से उसको बहुत तेज़ तेज़ घुमाना उस लिक्विड को, या तो हाथ से उसको बहुत तेज़ तेज़ आप स्पन करें। अगर ऐसा करने पर जो पार्टिकल्स हैं उसमें से एक पार्टिकल सेटल डाउन कर जाता है एट द बॉटम, वन पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द अदर पार्टिकल फ्लोट्स। और ये कब होगा? एंड द अदर पार्टिकल फ्लोट्स। one particle settles down at the bottom and the other particle floats। ठीक है, तो होगा क्या? आपको सॉलिड में से लिक्विड को अलग करना था, तो सॉलिड पार्टिकल आपको कहाँ पे मिल जाएगा? एट द बॉटम, बिकॉज यू नो इट वुड बी मोर डेंस इन कंपैरिजन टू द लिक्विड। डेंसिटी में फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो आपको कोई सॉलिड को लिक्विड से अलग करना है, दूसरा उनकी डेंसिटीज़ में फ़र्क होना चाहिए। एक भारी होना चाहिए ताकि वो नीचे सेटल डाउन कर जाए, और दूसरा हल्का होना चाहिए ताकि वो फ्लोट करे। कब? जब आप उसको बहुत तेज़ स्पीड में स्पन करें या रोटेट करें। कैसे? हाथ से या बाय यूजिंग अ मशीन। तो क्या होगा? अदर पार्टिकल फ्लोट्स एट द टॉप। तो होगा क्या
कि आपको दो अलग अलग पार्टिकल्स, दो अलग अलग कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। जो सॉलिड पार्टिकल है वो आपको बेस में मिल जाएगा बॉटम में, और जो लिक्विड पार्टिकल या लिक्विड कंपोनेंट होगा मिक्सचर का वो आपको फ्लोट करता हुआ मिल जाएगा। अब इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा होगा कई लोगों के घरों में जो आपकी मदर होंगी वो मक्खन मथती होंगी, मथानी होती है, मथानी होती है जो मक्खन को मथने के काम आती है। उसको बहुत देर तक आप मलाई को जब मथते रहते हैं, जो क्रीम निकलती है दूध में से, उसको जब आप मथते रहते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज, उस मथने को ही जो मथानी होती है उसी को सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, उसको मथानी को सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं एंड उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर कभी ऑब्ज़र्व किया होगा किचन में जब मदर कर रही होंगी, तो जब आप देखते हैं कि वो बहुत देर तक मथानी चलाती रहती हैं, तो मथनी जो है ना मथनी के काम आती है। तो करते थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि उसमें से बटर, यानी आपको जो सफ़ेद बटर होता है, वाइट बटर होता है, वो निकल आता है। ठीक है, वो एक्चुअली होता क्या है, फ़ैट के पार्टिकल्स होते हैं। फ़ैट के पार्टिकल्स हैं बटर में या मलाई में जो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि कोएगुलेट हो जाते हैं। उसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कोएगुलेशन। कोएगुलेट हो जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, और चिपक के फिर वो सॉलिड मास बना लेते हैं। उसी सॉलिड मास को क्या बोलते हैं, वाइट बटर। और आपको देखा होगा आपको उसमें नीचे छाछ मिलती है, मट्ठा मिलता है। ठीक है, तो हुआ क्या, सेंट्रीफ्यूज करने की वजह से जब आप बहुत तेज़ उसको स्पन कर रहे हैं, जब बहुत तेज़ उसको रोटेट कर रहे हैं हाथ से, तो होता क्या है कि जो सॉलिड फैट के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे में स्टिक होने लगते हैं, कोएगुलेट होने लगते हैं और एक सॉलिड मास बना लेते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, विच इज़ वाइट बटर। ठीक है, और जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट जो आपका बटर मिल्क होता है या छाछ बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो अलग हो जाता है। तो हुआ क्या कि आपने सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल से अलग कर लिया यूजिंग व्हाट, यूजिंग द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, यही टेक्निक यूज़ होती है डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़ में। आप दे के तो लिक्विड ब्लड सैंपल आते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, उसमें आप बोलते हैं, आपको जब डॉक्टर बोलता है कि सीबीसी काउंट चेक करना है, मतलब आपका पूरा ब्लड काउंट, टोटल ब्लड काउंट चेक करना है। उसमें क्या-क्या आता है, आरबीसीज़ आता है, डब्ल्यूबीसीज़ आता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो ये एक्चुअली है तो सॉलिड सेल्स। तो जब आप लिक्विड सैंपल दे के आते हैं ब्लड का, क्योंकि ब्लड में तो आपको सॉलिड जब आप दे रहे होते तो जो आपको उसमें कोई सॉलिड चीज़ दिखाई नहीं देती, तो करते क्या है डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़ वाले कि उसको छोटी सी ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं, और वो मशीन ऑपरेटेड होती है वाया इलेक्ट्रिसिटी, वो हैंड ऑपरेटेड नहीं होती है। तो जब वो आपके ब्लड सैंपल को एक ट्यूब में डालकर, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर उसे बहुत तेज़ रोटेट करते हैं, बहुत हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, तो होता क्या है कि जिस भी ट्यूब में उन्होंने आपका ब्लड सैंपल लिया होगा उसमें नीचे आपके सारे ब्लड सेल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो सॉलिड है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो बहुत तेज़ से रोटेट करने की वजह से क्या होगा कि वो ब्लड सेल्स नीचे कलेक्ट हो जाएंगे आके, और आपका जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का विच इज़ प्लाज्मा, वो अलग हो जाता है, which is light yellow in color. So this is how the diagnostic laboratories conduct various tests through your blood sample. सॉलिड जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं उनका काउंट कितने हैं, कितना नंबर है, नॉर्मल रेंज में है कि नहीं, वो इसी तरह पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, विद द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और एक और एग्जांपल है इसका, वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक पे काम करती है। आप जब रिंस प्लस स्पिन पे वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि कपड़ों में से पानी जो है वो निचुड़ता जाता है। जब रिंस प्लस स्पिन पे करोगे, ध्यान देखना कि जब मशीन स्पिन पे होगी तब वो सबसे ज़्यादा स्पीड पे होगी, हाईएस्ट स्पीड पे होती है वॉशिंग मशीन। तो वो गोल गोल घूम रही है, वो रोटेट कर रही है या स्पन हो रही है। स्पन होने की वजह से क्या होगा कि जो पानी है, जो कपड़ों में पानी है, वो निचुड़ के या वो दूर वो जो मशीन है वो उसको दूर फेंकती रहती है, इसलिए उसको रिंस प्लस स्पिन बोलते हैं। जब मशीन ज़ोर ज़ोर स्पिन करेगी तो क्या होगा कि जो पानी है कपड़ों में से वो पूरा निचुड़ जाएगा।
ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली मतलब होता है किसी लिक्विड को या किसी मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड पे स्पन करना या उसको रोटेट करना, ताकि सॉलिड कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट से अलग हो जाए। कंडीशन ये है, प्रिंसिपल ये है कि जो डेंसिटीज़ हैं सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट की वो अलग अलग होनी चाहिए। एक भारी होना चाहिए, एक हल्का होना चाहिए, ताकि जो भारी वाला कंपोनेंट है वो बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, और जो लाइट वाला कंपोनेंट है वो आपका ऊपर फ्लोट करता रहे, इट शुड फ्लोट एट योर बेस, वो फ्लोट एट द बॉटम। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क्स। ठीक है। जो नेक्स्ट टेक्निक है डैट इज़ सब्लिमेशन। अब ये मैंने आपको जब मैं वो डिफरेंट टेक्निक्स बता रही थी तब बताया था दैट स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर। तो मैंने बताया था कि सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन। ठीक है। तो अगर आप ऐसे दो मिक्सचर्स को सेपरेट करना चाहते हैं जिनमें सब्लिमेशन की टेक्निक तभी अप्लाई करनी है जब एक कंपोनेंट सब्लिमेबल हो और दूसरा कंपोनेंट नॉन सब्लिमेबल हो। अगर दोनों ही सब्लिमेबल होंगे तो दोनों ही सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर गायब हो जाएंगे, आपकी चाइना डिश खाली रह जाएगी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें तो आप सब्लिमेशन तभी लगाएंगे जब एक कंपोनेंट सब्लिमेबल है, व्हेन वन कंपोनेंट इज सब्लिमेबल एंड द अदर वन इज नॉन सब्लिमेबल। ठीक है। तो ये टेक्निक तभी लगेगी, sublimable and the other one is non sublimable। ठीक है। तो होगा क्या कि जब आप मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है और अमोनियम क्लोराइड, यस, दोनों का एक मिक्सचर दे दिया, एंड दे आर आस्किंग यू कि अब सोडियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड में से अलग करो, दोनों को अलग अलग ऑब्टेन करो, दोनों कंपोनेंट्स को अलग करो मिक्सचर से। तो यू मस्ट नो दिस दैट सोडियम क्लोराइड कैन इवेपोरेट, it sodium chloride has the tendency to be obtained back after evaporation। इसका मतलब ये सब्लिमेबल नहीं है। इसका मतलब सब्लिमेबल कौन सी चीज़ है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के अंदर टेंडेंसी है कि जब आप उसे कम गर्म करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और अगर उन वेपर्स को आप ठंडा कर दो, मतलब इवेपोरेट होने से बचाना होगा, क्योंकि अगर इवेपोरेट हो गए तो वेपर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे तो आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि उन वेपर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वेपर्स जब ठंडे होते हैं तो कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन की होने की वजह से क्या होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, या वेपर आपका किस में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे लिक्विड में, और लिक्विड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक है। तो ठंडा करना पड़ेगा, जो वेपर्स रिलीज हो रहे हैं उन्हें ठंडा करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू डू इज़ दैट यू टेक, सपोज करिए आपके पास सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, यू टेक दैट मिक्सचर इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में लेकर उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल रख देना है। इन्वर्टेड फनल रखना है, फनल जो होता है जो कीपी बोलते हैं जिसे हिंदी में, तो फनल को इन्वर्ट करके जो फनल का नीचे वाला हिस्सा है, फनल इज शेप लाइक दिस, ऐसा होता है फनल का शेप, नीचे जो है ऐसे लंबा सा होता है, यहाँ पे है ना फनल का शेप, इट इज शेप लाइक दिस। तो ये इन्वर्टेड रखना, उल्टा करके रखना है चाइना डिश के ऊपर। और फिर क्या करना है, नीचे से आपको बर्नर ऑन करना है, या नीचे से फ्लेम ऑन करनी है, या गर्म करना है। गर्म करने की वजह से होगा क्या, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के अंदर टेंडेंसी नहीं है वेपर्स में कन्वर्ट होने की, तो उसके वेपर्स आपको मिलेंगे नहीं। वेपर्स आपको किसके मिलेंगे, अमोनियम क्लोराइड के, बिकॉज इट इज़ सब्लिमेबल, उसके अंदर टेंडेंसी है वेपर्स में कन्वर्ट होने की। तो जब आप बर्नर ऑन करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, तो धीरे धीरे सोडियम क्लोराइड गर्म होगा, और गर्म होके वो किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, वेपर्स में। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स। अब अगर ये वेपर्स आप एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाने देंगे तो आपको अमोनियम क्लोराइड नहीं मिल पाएगा सॉलिड स्टेट में। आपको क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड अलग मिल जाए सॉलिड स्टेट में, और अमोनियम क्लोराइड अलग मिल जाए सॉलिड स्टेट में। तो अगर आप इन वेपर्स को रिलीज़ होने देंगे तो सोडियम क्लोराइड नहीं रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने फनल जो इन्वर्ट करके लगाया, उल्टा करके लगाया है, उसके ओपन एंड पे कॉटन लगा देनी होगी। उसको मतलब कहने का मतलब है, हिंदी में बोलो कि जो उसका खुला हुआ पोर्शन है फनल का, उसको कॉटन से ठूंस देना है, कॉटन भर देनी है वहाँ पे। तो उससे होगा क्या कि वेपर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होंगे,
नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि जब ये वेपर्स फ़नल के अंदर की ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि फ़नल का अंदर का सरफेस ठंडा होगा, वो तो गर्म नहीं होगा। तो जब ये वेपर्स ठंडे इनर उसके कांटेक्ट में आएंगे, इनर सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये कंडेंसेशन की वजह से क्या होंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और फिर लिक्विड से और ठंडे होने लगेंगे तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो फ़नल की इनर सरफेस है, जो अंदर की सरफेस है, वहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स डिपॉज़िट होने लगते हैं। वहाँ पे सोडियम क्लोराइड के सॉलिड क्रिस्टल्स डिपॉज़िट होने लगेंगे। ऐसे तो अलग नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि वो आपको एक ही जैसा दिखेगा, नमक और अमोनियम क्लोराइड। तो अगर आप अलग करना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, उसको सब्लिमेशन, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से सब्लिमेबल कौन-सा है, तभी सब्लिमेशन की टेक्निक लगानी है। तो जब गरम करेंगे तो क्योंकि सोडियम क्लोराइड सब्लिमेबल नहीं है, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल है, उसके वेपर्स बनना शुरू होंगे। उन वेपर्स को आपको ठंडा करना है, कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने के लिए आपको जो ओपन एंड है फ़नल का, जो ओपन एंड है फ़नल का, वहाँ पे कॉटन लगा देनी है। कॉटन लगाने से होगा ये कि वेपर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होंगे, वो इस फ़नल के अंदर ही रहेंगे। तो जब ये वेपर्स फ़नल के अंदर की ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो होगा क्या, ठंडे होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और ठंडे होंगे तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप स्क्रैप करके, मतलब खुरच के, इन जो क्रिस्टल्स हैं, जो सॉलिड आपको अमोनियम क्लोराइड मिला है, या जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिले हैं अमोनियम क्लोराइड के, उनको खुरच के अलग कर सकते हैं। और आपकी चाइना डिश में पीछे क्या रह जाएगा, जो आपने सोडियम क्लोराइड सब्लाइम नहीं हुआ होगा, इवापोरेट नहीं हुआ होगा, वो आपको वहाँ पे डिपॉजिट मिल जाएगा। जितना अमोनियम क्लोराइड था वो सारा सब्लाइम होके इन्वर्टेड फ़नल के अंदर की ठंडी सरफेस पे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन इज़ डन। इसका प्रिंसिपल ये है कि ये आप तभी कर सकते हैं जब एक कंपोनेंट सब्लिमेबल हो और एक कंपोनेंट नॉन सब्लिमेबल हो, राइट। सो आई होप कि आपको सेंट्रीफ्यूगेशन और सब्लिमेशन की टेक्निक समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास 9।